हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस 3 से 4 जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेकर आए हैं, जिसकी ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड आप जाके, अगर आपको क्वेश्चंस रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्लस आंसर में जो आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं अपने आंसर में, जब आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, तो वो सब हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने यहाँ वीडियो शुरू करी है तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, आपको इस सब्जेक्ट के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस के डाउट, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, अदरवाइज आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे ही हम इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे और आप लोग उसकी पीडीएफ जो है चेकआउट कर सकते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो के द्वारा जितने भी नोट्स हैं उनको समझिए। बात करें सब्जेक्ट की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो है, इस सब्जेक्ट में आपके रिपीटेड पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर सही देखते हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बजट के विभिन्न प्रकार क्या हैं? भारत में बजटीय प्रकार जो प्रक्रियाएं हैं उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, बजट के जो अलग अलग प्रकार होते हैं आपको वो बताना है, और जो बजटीय प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी उसके बारे में बात करना है। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आंसर प्रोवाइड करे हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर हम कहें 12th लेवल पर भी होता है कि सबसे पहले आप देंगे आंसर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया, जैसे भारत जो बजट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और भारतीय बजट व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो आप वो सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 5 से 6 पॉइंट, जो कि मेन आपके आंसर में पॉइंट लिखे जाएंगे। ठीक है, 5 से 6, कम से कम 6 तो आपको लिखने ही है। उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन, मतलब कि निष्कर्ष, जो कि आपने सारा का सारा ऊपर बताया है ना, उसको 4 से 5 लाइन में छोटा करके आपको कंक्लूजन में लिख देना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट फॉलो होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के पास जो 5 से 6 पॉइंट है वो, और फिर आपका कंक्लूजन। ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों को आंसर में से फुल नंबर मिलेंगे, कहीं भी आपके नंबर जो है नहीं काटे जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे आंसर की। क्वेश्चन क्या है, बजट के विभिन्न प्रकार क्या हैं? भारत में बजटीय प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले आप देंगे भूमिका। भूमिका में आप बजट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि वो कब आता है, वो साल में एक बार आता है। बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसमें आय व्यय नीतिगत प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। भारत में केवल भारत में बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उसकी आंसर की, जिसमें आप 5 से 6 या 6 से 7 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताएंगे। तो पार्ट ए में तो हमने यहाँ पे बता दिया कि बजट के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार के बजट होते हैं, लाइन बजट, कार्य निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट। ठीक है, यहाँ पे बजट के बारे में आप थोड़ी थोड़ी डिटेल देंगे, अपने एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद आप जो इसी क्वेश्चन में आगे पूछा था कि बजट जो भारत में बजटीय प्रक्रिया है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट दिए थे, किसके बारे में, बजट के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं बजट की प्रक्रिया के बारे में। तो बजट का निर्माण होता है सबसे पहले, बजट की प्रस्तुति करी जाती है सर, ठीक है, संसदीय चर्चा होती है और अनुमोदन होता है, और आखिर में क्रियान्वयन और निर्वाह ये नियंत्रण होता है। जैसे कि आपको बताइए भारत में अभी बजट निकला है 1 तारीख को, ठीक है, तो सबसे पहले बजट को बनाया गया था। उसके बाद बजट की प्रस्तुति करी गई कहाँ पे, संसद में। उसके बाद संसद में उसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा होती है, अप्रूवल दिया जाता है बजट को, और आखिर में जो बजट पास होता है उस बजट के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें चेंजेस करी जाती है वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है आपका निष्कर्ष। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको निष्कर्ष देना है। ये तो बहुत छोटा है, आपको तो खैर काफ़ी बड़ी डिटेल में लिखना होगा, तभी आपका जो 18 नंबर का अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको 18 नंबर का क्वेश्चन में से फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आप सही पैटर्न और सही लेंथ को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बजट के जो टाइप है वो, और उसके बाद बजट ये जो प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में बजट प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। निबंध लिखने का भी फॉर्मूला सेम ही है। निबंध का मतलब होता है कि एक आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, एस्से लिखना है, बट एस्से को आप लोग पॉइंटों में बांट सकते हैं और उससे आप एस्से को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें एस्से में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका, ठीक है, मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है, आपने वो लिख दिया।
भारत की बजट की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपने बता दी। उसके बाद मुख्य बिंदु में आप लिख देंगे बजट की अवधारणा, फिर बजट का जो बजट होता है उसका निर्माण किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके ऊपर सामान्य चर्चा होती है, अनुदानों और मतदान किया जाता है, फिर विनियोग विधेयक आता है, सरकारी खर्च और कानूनी मंजूरी, और लास्ट में आता है लेख परीक्षा और नियंत्रण मतलब CAG द्वारा जांच, और आखिर में आपका फिर बजट पास होने के बाद क्या होता है, जारी कर दिया जाता है आम जनता के लिए। ये आपका फिर आखिर में निष्कर्ष आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। फिर ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बी वाला पार्ट दिया गया, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जो अभिनेता होते हैं उनकी मुख्य भूमिका के बारे में आपको परीक्षा कीजिए या परीक्षण कीजिए। ये समझिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में जब बजट बनता है तो उसमें जो भी लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या है कि सबसे पहले आप देंगे भूमिका। भूमिका क्या में क्या बताएंगे, भारत में बजट एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाएं और अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, भारत भारत में बजट क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया प्रक्रिया मतलब ग्रुप का पूरा एक वर्क होता है। एक बंदे का काम नहीं है बजट बनाना, दो बंदों का काम नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर बजट बनाते हैं जिसमें संस्थाएं शामिल होती हैं और अधिकारी जो ऑफिशियली गवर्नमेंट होते हैं वो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, इतना हो जाता है। फिर बात करें इसमें कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, फिर आता है प्रशासनिक विभाग, फिर मंत्रिमंडल आता है, प्रधानमंत्री भी आते हैं इसमें, फिर संसद भी आती है, स्थायी समितियां आती हैं और CAG आता है। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर पूरा का पूरा भारत का जो बजट है उसको तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि केवल फाइनेंस मिनिस्टर वही कर लेते हैं, नहीं। पूरे के पूरे बजट बनने से लेकर बजट प्रस्तुत होने तक इन सभी लोगों का जो है रोल प्ले है उसमें। ठीक है, नीति दिशा और प्राथमिकताओं, देखिए प्रधानमंत्री की बात करें तो नीति दिशा की तरफ वो लोग बताते हैं, प्राथमिकताएं देते हैं। मंत्रिमंडल की बात करें तो बजट का जो प्रस्ताव होता है उसकी स्वीकृति रिलेटेड काम करते हैं वो लोग। संसद में क्या होता है, बजट के ऊपर चर्चा होती है, संशोधन किए जाते हैं और अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, और जब CAG होता है, CAG जो ग्रुप है, ठीक है, उनका क्या काम है, व्यय क्या लेख परीक्षा करना, मतलब कि जितना भी खर्च जा रहा है आ रहा है लिखा पढ़ी करने का काम CAG का है। ठीक है, तो ये सारे लोग मिलकर भारत में बजट जो है वो प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये हो जाता है, फिर आखिर में आपका निष्कर्ष हो जाता है। ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो गया, आप इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको केवल इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन वर्जन नहीं दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्सप्लेन वर्जन का मतलब है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आप लोगों को खुद भी पढ़ के जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं सिर्फ आपको पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड जानकारी है ना तो आप लोग ईजिली बना पाएंगे, बट अगर आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करके जाइएगा, इजीली बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बार और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका है। जब बजट बनता है तो वित्तीय निर्माण जो वित्तीय मंत्रालय है या फिर कहें ना फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उसका क्या काम है। वित्त मंत्रालय भूमिका में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय भारत में बजट निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ये हमने एक छोटी सी लाइन बताई है, आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर मुख्य बिंदु में आप लिखेंगे कि बजट का समन्वय करते हैं, राजस्व अनुमान लगाया जाता है, व्यय नियंत्रण किया जाता है, बजट प्रारूपण किया जाता है, मंत्रिमंडल के को सलाह ली जाती है, ठीक है, नीतियां बनाई जाती है, फिर संसद में प्रस्तुति होती है और क्रियान्वयन और निगरानी करी जाती है। ठीक है, तो ये सारे रोल प्ले करता है कौन, वित्तीय मंत्रालय। उसके बाद निष्कर्ष में आप, वित्तीय मंत्रालय बजट को प्रभावी, संतुलित और व्यवहारिक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये पढ़ के जाइएगा। एक बार और ये क्वेश्चन मतलब एक रिपीटेड और क्वेश्चन आता है, मतलब अभी आपका क्वेश्चन बदल चुका है यहाँ पे। अभी तक हम बजट की बात कर रहे थे, अब आपका दूसरा एक रिपीटेड क्वेश्चन है, वो है भारत में सिविल सेवाओं के विकास पर चर्चा कीजिए। भारत में जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, उनके विकास के ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आप देख सकते हैं निष्कर्ष दिया है। ठीक है, सिविल सेवाओं के बारे में, सिविल सेवाएं प्रशासन की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पे IAS IPS, ठीक है, ये लोग प्रशासन चलाते हैं। मेनली तो हम कहेंगे नेता वेता तो चुने ही जाते हैं, पर IAS IPS जो लोग हैं उनको चुना जाता है ताकि वो लोग सही प्रकार से व्यवस्थाओं को चलाए, ठीक है, और देख रेख करें। तो ये चीजें अब जो बिंदु बनेंगे इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़िएगा इंट्रोडक्शन को। ठीक है, फिर जो मेन पॉइंट्स में आप लोग बताएंगे कि भाई ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत हुई थी, इंडियन सिविल सर्विस ICS जो रखा गया था इसका नाम ठीक है, ICS इंडियन सिविल सर्विस रखा गया था ब्रिटिश शासन में, सबसे शक्तिशाली सेवा थी जिसमें उच्च अधिकारी जो थे शामिल थे।
फिर तीसरा आता है मेरिट आधारित भर्ती की शुरुआत। समय के साथ साथ परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था लागू हुई। जैसा कि आपको आज पता है, आज अगर आपको आईएएस या फिर आईपीएस बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप आईएएस आईपीएस बनेंगे। ठीक है, तो वो चौथे पॉइंट में यहाँ पे आता है कि औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचा। पांचवे में आता है स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन। 1947 के बाद क्या हुआ, 1947 मतलब भारत की आजादी के बाद सिविल सेवाओं को लोकतांत्रिक शासन के अनुसार ढाला गया। जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय चलाई गई तो उसके अनुसार ढाला गया। फिर आता है छठा पॉइंट, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस आईपीएस जैसे जो सेवाएं हैं, इनका गठन किया गया ताकि केंद्र और राज्य में प्रशासनिक एकता बनी रहे। और फिर सातवां पॉइंट आपका आता है लोक कल्याण की भूमिका। आधुनिक सिविल सेवाओं का उद्देश्य केवल शासन नहीं बल्कि विकास और जन कल्याण भी है। ठीक है, आधुनिक सिविल सेवाएं मतलब आज के टाइम में जो सिविल सर्विसेज हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका काम केवल ऐसा नहीं है कि बस उन्हें चुन लिया गया और नहीं, उन्होंने उनको बस वही काम करना है जो उन्हें बताया गया। नहीं, उनका काम है जनता का कल्याण करना, जन कल्याण करना। जैसा कि आज के टाइम में हम देख ही सकते हैं, खैर उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं भारत में, ठीक है, तो बट उनका काम यही है, उनको इसीलिए चुना जाता है आईपीएस आईएएस आईपीएस को, ताकि वो जनता के लिए सहूलियत का काम करें। ठीक है, ईजी करें चीज़ों को, ना कि जनता को दिक्कतें फेस हों उनके कारण की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी आप लोग, और आए दिन आप लोग देखते भी हैं, तो खैर ये सब तो न्यूज़ में डेली चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कंक्लूजन हो जाता है ये। और उसके बाद आपका आता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमने इंट्रोडक्शन दिया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी हमने बनाया ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए तो हर कोई बनाता है, इसीलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बना रहे हैं। अब देखते हैं, ये ही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है डिफरेंट तरीके से। भारत में स्वतंत्रता उत्तर मतलब स्वतंत्रता उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासतों के तत्व पर चर्चा करिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब ब्रिटिश शासन था तब भारत में जो सिविल सर्विस है वो लाई गई थी, परंतु जब ब्रिटिश शासन चला गया फिर भी हमें जो सिविल सर्विस है उसमें ब्रिटिश शासन के ना कुछ तत्व देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में ये बात करी गई है। जो औपनिवेशिक विरासत है वो हमें देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड देखते हैं कि यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में सिविल सेवाओं में कई औपनिवेशिक विशेषताएं बनी रही। यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना आवश्यक था। पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे केंद्रीकृत प्रशासन। ब्रिटिश काल जैसे केंद्रीकृत व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही। ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासन मतलब केंद्र में पावर रहेगी, वहां से प्रशासन चलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें। फिर दूसरा पॉइंट आता है सामान्यवादी अधिकारी मतलब जर्नलिस्ट। आईसीएस की परंपरा के अनुसार आईएएस अधिकारी बहु भूमिकाओं में कार्य करते हैं। जो आईएएस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहु भूमिका मतलब वो एक काम नहीं करते, वो कई सारे काम करते हैं, उनको कई सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, रोल प्ले करने पड़ते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं वो कोई अपना ऐसा काम नहीं है कि एक काम बता दिया आपको वही करना, नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट काम संभालते हैं। तीसरा पॉइंट बनता है अनुशासन और पदानुक्रम मतलब वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध और कड़ा अनुशासन आज भी दिखाई देता है। चौथे में बात करी गई है कानून व्यवस्था पर जोर। प्रशासन का मुख्य फोकस अब भी कानून और नियंत्रण पर रहता है। फिर पांचवा पॉइंट आता है फाइल प्रणाली। ब्रिटिश काल की फाइल आधारित कार्य प्रणाली आज भी जारी है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश काल में फाइल के ऊपर आधारित कार्य प्रणाली थी, मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस थी, वो आज भी जारी है। और छठा पॉइंट आपका आता है सिविल सेवा की स्थायित्व। स्थायी सेवा का विचार औपनिवेशिक प्रशासन से लाया गया था। स्थायी सेवा मतलब कि जब कोई व्यक्ति को चुना जाएगा तो उसको काफी परमानेंटली चुना जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि हम उसे कुछ समय बाद हटा दें। ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी ये औपनिवेशिक प्रशासन से ही चली आ रही है। ये फिर आपका हो जाता है निष्कर्ष इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये आप पढ़िएगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत में जो सिविल सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड जितने भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने संविधान प्रावधानों के बारे में बात करी है, ये आपका जो है भूमिका हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 309 में सिविल सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्त का प्रावधान होता है। 310 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के
अधीन सेवा का सिद्धांत की बात करी गई। 311 में सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा। ठीक है, मनमानी बर्खास्तगी का मतलब है कि सिविल सर्विसेज में जो उनसे ऊपर है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है ना कि कोई व्यक्ति मनमानी करके उनको हटा सकता है, ये प्रकार की चीजें, तो इससे उन्हें सुरक्षा है। फिर 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की व्यवस्था की गई। यूपीएससी की भूमिका मतलब भर्ती और चयन में संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो बनाया गया ताकि भर्ती की जा सके, चयन किया जा सके किन लोगों को भर्ती करना है, किन लोगों को नहीं। ठीक है, इसीलिए लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ताकि वो क्या कर सके, भर्ती हो सके आईएएस आईपीएस जैसी जॉब्स के लिए। तो वो सारी चीजें। फिर छठा पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है कि निष्पक्षता और स्थिरता संविधान सेवाओं को राजनीतिक दबाव से बचाता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट होते हैं। ये आपका फिर आखिर में आ जाता है आपका निष्कर्ष। ये आपका निष्कर्ष हो जाता है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका आ जाता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन एक बार और चेंज करके पूछा गया है, तो इसको देखते हैं कि स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्थायी और जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, इनके बीच में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्थायी कार्यपालिका मतलब सिविल सेवक जैसे आईएएस आईपीएस, राजनीतिक कार्यपालिका जैसे कि मंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें। और नियुक्ति, स्थायी कार्यपालिका नियुक्त होता है, राजनीतिक चुनी जाती है। देखिए, जो स्थायी कार्यपालिका के लोग होते हैं जैसे कि आईएएस आईपीएस, ये नियुक्त किए जाते हैं, परंतु जो राजनीतिक कार्यपालिका के लोग होते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री या मंत्री, उनको चुना जाता है किसके द्वारा, जनता के द्वारा। जन देखिए, आप लोग आईएएस आईपीएस को नहीं चुनते, बट आप लोग प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को चुनते हो। ठीक है, तो ये कार्यकाल की अगर हम बात करें तो स्थायी कार्यपालिका एक दीर्घकालिक काल होता है, मतलब जो व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनता है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, कोई 2 या 5 साल के टाइम पीरियड के लिए नहीं बनता। परंतु वहीं अगर हम बात करें जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आता है, ये लगभग 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, कई बार तो 1-1, 2-2 साल के लिए भी चुने जाते हैं। तो ये सारी चीजें। फिर पांचवा पॉइंट आपका बनता है राजनीतिक तटस्थता। स्थायी कार्यपालिका निष्पक्ष रहती है। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका जो है वो निष्पक्ष है, मतलब वो किसी के पक्ष में काम नहीं करती। स्थायी कार्यपालिका क्या है, निष्पक्ष है, किसी के पक्ष में काम नहीं करती। आईएएस आईपीएस किसी के पक्ष में काम नहीं करते, वो लोग निष्पक्ष है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। और आपका छठा पॉइंट आता है नीति और क्रियान्वयन। राजनीतिक नीति बनाते हैं, स्थायी उसे लागू करते हैं। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो क्या बनाती है, नीति बनाती है। और जो स्थायी कार्यपालिका है वो क्या करती है, उन नीतियों को फॉलो करती है और उन्हें लागू करती है, और देख रेख रखती है कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और ये आपका इस आंसर का कंक्लूजन हो जाता है, जो कि दो अलग अलग जो कार्यपालिका थी उनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, उसके बाद हो जाता है ये आपका इंग्लिश में आंसर। फिर आपका एक और रिपीटेड क्वेश्चन आता है, वो है 2005 के प्रशासनिक सुधारों की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसने भारत में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब हम यहाँ से फटाफट जो है पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन है उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है किसके बारे में, जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे उसके लिए जो प्रमुख सिफारिशें की गई थी 2005 में, उनके बारे में बात करना है। और प्रशासनिक प्रक्रिया किस प्रकार प्रभावित हुई इस चीज़ से, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। पॉइंट में आप बताएंगे, पहले पॉइंट में नागरिक केंद्रीकृत प्रशासन, मतलब कि प्रशासन को जनता की जरूरत के अनुसार काम करने की सलाह दी गई। पारदर्शिता और जवाबदेह सूचना का अधिकार जैसे उपाय की मजबूत करने पर जोर दिया गया। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं नैतिकता और ईमानदारी। प्रशासन में नैतिक मूल्य और भ्रष्टाचार निरोधक उपायों की सिफारिश की गई। ये सारी सिफारिशें की गई हैं। ठीक है, प्रशासन, अगर हम पहले वाले की बात करें तो प्रशासन को जनता की जरूरत के अनुसार काम करने की सलाह दी गई। प्रशासन को सलाह दी गई कि भाई आप काम करिए पर जनता के अनुसार, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से काम कर रहे हैं कुछ भी, नहीं, जनता के अनुसार काम करिए। दूसरे में जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको लाया गया, इसको मजबूत किया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अधिकार हो, जानकारी प्राप्त करने का, सूचना का अधिकार उनके पास हो। तीसरे में आता है नैतिक और ईमानदारी। प्रशासन में नैतिक मूल्य, भ्रष्टाचार निरोधक उपाय की सिफारिश की गई थी। चौथे में प्रक्रिया की सरलीकरण, मतलब नियमों और प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाने पर बल दिया गया था। पांचवें में आता है ई गवर्नेंस का विस्तार। तकनीक के माध्यम से प्रशासन को तेज और सुलभ बनाने की बात कही गई थी ताकि सब कुछ जो है वो ई गवर्नेंस हो सके, ऑनलाइन आ सके। ठीक है,
फिर कार्मिक सुधार का वो दिया गया, सलाह दी गई। इसमें क्या कहा गया कि भाई प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मूल्यांकन और क्षमता निर्धारण पर जोर दिया गया। और सातवां पॉइंट आता है विकेंद्रीकरण। निचले स्तर तक निर्णय लेने की शक्ति देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, निचला स्तर मतलब आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल बॉटम में जो पावर है उसके पास भी थोड़ी क्या हो, शक्ति हो। अ, ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति देने की सिफारिश की गई थी कि भाई छोटे जो ऑफिस है उनके पास भी कुछ पावर हो, ताकि वो क्या ले सके, और जो निर्णय है वो ले सके। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था ये आपको यहाँ पे इम्पैक्ट बता देना है, फिर आपका निष्कर्ष हो जाता है। ठीक है, फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आता है ये यहाँ पे उसके इम्पैक्ट, और उसके बाद यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलुओं पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। इसमें आपकी भूमिका आ जाती है कि भाई क्या क्या पहलू थे। ठीक है, प्रशासनिक सुधार करने के लिए वो सारी चीजें। फिर प्रमुख बिंदुओं में आप लिख सकते हैं, पहले पॉइंट में लिखेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC। प्रशासन की कमियों का अध्ययन और उससे जुड़े मतलब सुधार करने के लिए सुझाव दिए गए थे, वो सारी चीजें। दूसरे में ई गवर्नेंस की पहल करी गई, जैसे कि डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की गई थी। तीसरे में राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी गई। चौथे में लोकपाल और सतर्कता संस्थाएं के बारे में बात करी गई। पांचवें में नागरिक चार्टर। छठे में कार्मिक और प्रशासन प्रशिक्षण में सुधार। और सातवें में विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रशासन। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया ताकि क्या करा जा सके, प्रशासन में सुधार किया जा सके। ठीक है, उनके लिए ये सारी पहले पहले या फिर आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव्स लिए गए थे। ठीक है, ये सारे एक तरीके से इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए थे ताकि क्या हो सके, प्रशासन व्यवस्था को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, सुधार किया जा सके। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है इस क्वेश्चन का। फिर आपका ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये कंक्लूजन। यही क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट होता है जिसमें पूछा गया है कि प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन की जीवन रेखा है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। जो विवेचना करने की बात करी गई, तो विवेचना करनी है आपको इन पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि प्रशासन को प्रासंगिक बनाए रखना, दक्षता में वृद्धि, पारदर्शिता और जवाबदेही से रिलेटेड। चौथा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। पांचवा है सेवा वितरण में सुधार। छठा है तकनीक का उपयोग। और सातवां है लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये पॉइंट अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको फुल में से फुल जो नंबर है वो मिलेंगे। बस आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, ये हो जाता है कंक्लूजन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आंसर। यही क्वेश्चन एक बार मतलब एक अगला क्वेश्चन आता है, वो रिपीट हुआ है आपका कई बार, तो उसको देखते हैं। 73वें और 74वें संशोधन में जमीनी स्तर पर शासन की विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत कैसे किया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 73 और 74 जो संविधान संशोधन था, ठीक है, वो लाया गया था। तो उसके उद्देश्य और उसके द्वारा क्या क्या काम किए गए वो बात करते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले आपका पॉइंट बनेगा संवैधानिक दर्जा। पंचायत और नगर निकायों को संविधान में स्थान मिला। नियमित चुनाव, हर 5 वर्ष में स्थानीय निकायों के चुनाव अनिवार्य किए गए। 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो संस्थाएं बनाई गई ताकि पंचायती व्यवस्था को अच्छा चलाया जा सके। चौथे में बताया गया महिला एवं कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, जैसे कि महिलाओं, SC ST को प्रतिनिधित्व मिला था, ठीक है, संविधान के अंतर्गत। पांचवें में आपसे बात करी गई है विशेष सूची, जैसे कि 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है, स्थानीय विकास के विषय को स्पष्ट रूप से बताया गया। छठे में आपसे कहा गया है राज्य वित्तीय आयोग, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध का कराने की व्यवस्था। और सातवें में आपसे कहा गया है स्थानीय योजना निर्माण, मतलब ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत किया गया। ग्राम सभा की जो भूमिका है उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया ताकि ग्राम में पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, वो अच्छे से चलाई जा सके, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके, इसीलिए उसकी जो भूमिका है उसको मजबूत किया गया। ये आपका कंक्लूजन हो जाता है, ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये आपके पॉइंट और कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया है। यही क्वेश्चन एक बार आपका फिर से रिपीट होता है थोड़ा अलग तरीके से, तो इसको देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें जो संस्थाओं की कार्य प्रणाली है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन। पहले में आती है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, ग्रामीण जनता का निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी।
दूसरे में नीति क्रियान्वयन की भूमिका, विकास योजना का स्थानीय क्रियान्वयन, जो विकास के लिए योजना बनाई जाए उसका स्थान पर क्रियान्वयन भी किया जाए, वो सारी चीजें। तीसरे में ग्राम सभा की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक हस्तक्षेप, क्षमता की कमी, ये सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन पॉइंटों को पढ़ के जाना होगा, समझ के जाना होगा, तभी आप लोग एक्सप्लेनेशन का जो वर्जन है वो लिख पाएंगे। ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है एक बार, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन में राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित किया? अपने उत्तर का कारण बताइए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि भाई जो गांव में ग्रामीण भारत है वहां पे जो लोग राजनीतिक व्यवस्था में आना चाहते हैं, मतलब गांव से जो लोग हैं वो लोग राजनीतिक व्यवस्था में और ज्यादा आगे आए हैं। ठीक है, उसने जनसंख्या बढ़ाई है, तो वो कैसे, इस बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन से जोड़ना है। ठीक है, जो छोटे छोटे स्थान पे शासन व्यवस्था होती है उसका उद्देश्य क्या है कि जनता को प्रशासन से जोड़ना। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण भारत में यह प्रयास किया गया। पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट बनेगा आपका स्थानीय चुनावों में भागीदारी, गांव के लोगों ने स्थान के जो चुनाव होते हैं छोटे छोटे वहां पे उन्होंने भागीदारी ली। दूसरा, ग्राम सभा की भूमिका, खुली बैठक में जनता की भागीदारी। अब क्या होता है कि भाई गांव में जो बैठक होती है उसमें खुले में होती है, तो वहां पे क्या होता है कि जनता भी आके, आसपास की जनता आके बैठ सकती है, वो बैठक देख सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। फिर तीसरे में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, नेतृत्व में महिलाओं की उपस्थिति। अब क्या हुआ कि भाई नेतृत्व जो होता है ना कि लीडरशिप में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाने लगे, तो महिलाओं की भी संख्या बढ़ी थी राजनीति में। चौथे में स्थानीय मुद्दों का निर्णय, विकास कार्य में सहभागिता करती है। पांचवें पॉइंट में आता है जागरूकता में वृद्धि, अधिकारी अधिकारों की समझ। अब क्या हो रहा है, गांव में जो लोग हैं उनको अपने अधिकारों की समझ हो रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, वो लोग समझ रहे हैं कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं और बाकी सारी चीजें, तो वो। छठे में आ जाता है सीमाएं, गरीबी, अशिक्षा और राजनीतिक दबाव, ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। और सातवें में आता है आंशिक सफलता, भागीदारी बड़ी पर सम्मान नहीं, सॉरी, समान नहीं। ठीक है, भागीदारी जो लोगों की है वो तो बड़ी है, परंतु उनको समानता वाला जो सीन है ना वो नहीं हो पाया अभी। ठीक है, तो वो सारी चीजें, फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है ये। और फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट होता है डिफरेंट तरीके से, तो उसको देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रणाली पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। अब इसको देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता को जनता के निकट लाना। भारत में 73वें संशोधन ने इसे संस्थागत रूप से दिया। पॉइंट में आप क्या बता सकते हैं? पहला पॉइंट बन सकता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा, संवैधानिक मान्यता। दूसरा पॉइंट, तीन स्तरीय संरचना। तीसरा पॉइंट, जिसमें गांव पंचायत समिति फिर जिला परिषद ये सारी चीजें आ जाती है। ग्राम आ जाता है मतलब गांव, फिर आ जाता है पंचायती समिति, फिर जिला परिषद। ठीक है, ये तीन स्तर की जो है व्यवस्था है, त्रिस्तरीय संरचना है। फिर आता है चौथा, आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक समावेशन। फिर पांचवा पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ पे कार्यतम अधिकारी अधिकार, जिसमें 11वीं अनुसूची विषय के बारे में बात करेंगे। छठा पॉइंट आपका बनेगा वित्तीय व्यवस्था, जिसमें राज्य वित्त आयोग आ जाता है। और सातवां बनेगा स्थानीय योजना निर्माण, ग्राम स्तर पर विकास। तो ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ये निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये। फिर आपका एक क्वेश्चन और रिपीट होता है, वो है सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो है एक प्रभावी साधन है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आपके पास जो सूचना का अधिकार है वो पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, और जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, इन दो सभी चीजों को सुनिश्चित करना, पक्के करने में क्या है, एक टूल की तरह काम करता है। तो इस बारे में आपको बात करनी है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है आरटीआई के बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है पहला पॉइंट। पॉइंट में क्या पूछा गया? सूचना तक नागरिक की पहुंच। आरटीआई के माध्यम से कोई भी नागरिक सरकारी रिकॉर्ड और निर्णय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ही है कि आप किसी भी सरकारी जो ऑफिस है उससे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको आरटीआई फाइल करके जानकारी मांग सकते हैं, तो वो सारी चीजें। दूसरा आ जाता है प्रशासनिक पारदर्शिता, सरकार कार्यों को गोपनीयता कम होती है और खुलापन बढ़ता है। तीसरा आता है अधिकारियों की जवाबदेही, अधिकारी
अपने निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। कि अगर सपोज करिए कि कोई ऑफिसर है, उसने कोई निर्णय लिया, कोई डिसीजन लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, उसने कोई डिसीजन लिया पर उसने काम नहीं करा, ठीक है, या काम उसने जैसा भी करा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं और उससे जवाब मांग सकते हैं कि भाई आपने ये जो डिसीजन लिया, इसके बिहाफ पे आपने क्या काम करा, ठीक है, आपने कोई काम करा भी या नहीं करा, तो ये आप जानकारी बिल्कुल खुले में मांग सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, गलत निर्णय, अनियमितताओं का खुलासा संभव होता है। पांचवे में लोकतांत्रिक शासन की मजबूती, नागरिक नागरिक प्रशासन की निगरानी कर सकते हैं। नागरिक क्या कर सकते हैं, प्रशासन व्यवस्था के ऊपर निगरानी कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर देख रेख कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट आता है सूचना आयोग की भूमिका। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग सूचना उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करते हैं, करने का जो सूचना उपलब्ध करने को सुनिश्चित करते हैं, तो ये हो जाता है। फिर आपका जो निष्कर्ष है वो आ जाता है। फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, सूचना का अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावी साधन साधन है। इस चीज का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है। ये सूचना के अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो चुका है, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाइए। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो सूचना का अधिकार है, मतलब किसी व्यक्ति के पास, या फिर मैं अपना ही उदाहरण दूं, क्या है, मेरे पास एक राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, ठीक है, तो ये क्या है, लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावी साधन है, मतलब एक टूल है जिसकी वजह से हम लोक शिकायत निवारण जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप आंसर में, भूमिका में ये चीज बताएंगे, उसके बाद आप पॉइंट में क्या बताएंगे। पहले पॉइंट में आप बता सकते हैं शिकायत की स्थिति की जानकारी, हमने कोई शिकायत करी है, उसकी क्या स्टेटस है, ठीक है, उसकी जो स्थिति की जानकारी है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आरटीआई से नागरिक अपनी शिकायत की प्रगति जान सकता है। दूसरे में प्रशासनिक लापरवाही पर रोक, अधिकारी शिकायत को अनदेखा नहीं कर सकते। जब हम आरटीआई फाइल करते हैं ना, तब जब हम आरटीआई फाइल करते हैं, तो अगर हमने आरटीआई से पहले कोई शिकायत फाइल कर रखी है परंतु उस पर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो जो अधिकारी उसको अनदेखा कर रहा है, आरटीआई फाइल करने के बाद जो अधिकारी है उसे अनदेखा नहीं करेगा, ठीक है, ये हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे आ जाता है, आप लिख सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, शिकायत से जुड़े जो दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, रिकॉर्ड होगा, वो सार्वजनिक हो जाते हैं। चौथे में आप बता सकते हैं सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी, पीआईओ पर समय पर सही सूचना देने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति या फिर जो भी अधिकारी है, ठीक है, वो आपको सही टाइम पर सूचना देने के लिए बाध्य है, ठीक है। मतलब उसके अकाउंट, उसका काम है कि वो आपको सूचना दे, अदरवाइज नहीं देता तो आप उससे भी आगे जो है तरीके हैं वो आप अपना सकते हैं। पांचवे में आ जाता है सूचना आयोग की अपील, अपीलीय भूमिका, सूचना न मिलने पर अपील का अधिकार मिलता है। और छठे में आप लिख सकते हैं नागरिकों की सशक्तिकरण, नागरिक प्रशासन से प्रशासन के सामने अपनी बात मजबूती से क्या रख सकता है, रख सकता है, तो ये हो जाता है, ठीक है। फिर आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं आरटीआई से रिलेटेड चीजों के बारे में, तो ये हो जाता है। फिर आपका ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीट होता है, वो है भारत में ई गवर्नेंस के विकास का प्रेक्षण कीजिए। शासन में शासन के विभिन्न मॉडलों का भी विश्लेषण आपको करने के लिए कहा गया है। बात करते हैं हम जो ई गवर्नेंस है उससे रिलेटेड, तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप बता सकते हैं कि ई गवर्नेंस का अर्थ है प्रशासन में सूचना या संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग करके सरकारी कार्यों को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना। भारत में ई गवर्नेंस का विकास धीरे धीरे हुआ है और इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि जो भी सरकारी ऑफिसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फिजिकली जाकर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो होता है ना कि हमको हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो हम लोग फिजिकली जाने की बजाय उस ऑफिस का काम जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हमारा काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले तक जब मेरा फर्स्ट टाइम आधार कार्ड बना था, तब मेरी फैमिली मेरे को, मतलब बचपन में हमारी फैमिली गई थी, काफ़ी देर तक लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं हमारी फ़ोटो क्लिक हुई और हमारा आधार कार्ड फर्स्ट टाइम बना था। बट आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में
हमें उतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? हम ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के लिए, हमें कोई चेंजेस कराना है वो सब हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो पहचान पत्र के लिए भी आपको ऑफ़िसेज़ में जाना पड़ता था, बट अब क्या है, अब आप घर पे बैठे-बैठे अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन से एक फ़ॉर्म भरेंगे पहचान पत्र की वेबसाइट पे, वोटर आईडी पे, और आपका जो पहचान पत्र है वो बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ई-गवर्नेंस इसके अंतर्गत आती है। मुख्य बिंदु में आप लिख सकते हैं प्रारंभिक चरण के बारे में। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कंप्यूटरीकरण और एनआईसी नेशनल इंफोटेक सेंटर की स्थापना से हुई थी। नेटवर्क आधारित प्रशासन, एनआईसी नेट एंड एसडब्ल्यूएएन जैसी प्रणालियों ने विभाग को आपस में जोड़ा। तीसरे में आ जाता है सेवा उन्मुख चरण, जैसे प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं, टेंडर जैसी जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? पहले टेंडर जो होता था उसको भरने के लिए लोग ऑफिस जाया करते थे, पर अब क्या है कि भाई पता चला कि कोई कंपनी टेंडर निकाल रही है, कोई गवर्नमेंट टेंडर निकाल रही है, हमने ऑनलाइन फिल कर दिया, टेंडर अप्लाई कर दिया, तो वो सारी चीज़ें। चौथे में आ जाता है डिजिटल इंडिया मिशन। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर गति मिली और सेवाएं डिजिटली हुई। फिर G2G आ जाता है, सरकार से सरकार, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच सूचना और कार्य का अनुदान। फिर G2C आ जाता है, मतलब गवर्नमेंट सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना। G2B और G2E आ जाता है, जिसमें व्यवसाय और सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल सेवाएं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय जो है, उनसे रिलेटेड पोर्टल्स बनाए गए जहाँ पे उन लोगों से रिलेटेड काम जो है वो किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर ये आपका निष्कर्ष हो जाता है, ठीक है? फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है थोड़ा बहुत। आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है अलग तरीके से। वो देखते हैं कि ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभ का सापेक्ष में वर्णन दीजिए। तो ई गवर्नेंस की जो अवधारणा है उसके बारे में बात करें, तो ई गवर्नेंस जो कि मैंने आपको ऊपर बताया सेम वही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे भी पॉइंट आप वही बना सकते हैं, थोड़े बहुत पॉइंट बदल सकते हैं। जैसे ई गवर्नेंस की अवधारणा का क्या मतलब है? शासन में डिजिटल तकनीक का उपयोग करना। ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, उत्तरदायित्व, अधिकारी और संस्थाएं अधिक जवाबदेह बन जाती हैं, समय की बचत होती है, लागत कम लगती है, नागरिक सुविधा 24/7 अवेलेबल रहती है, और भ्रष्टाचार जो है वो कम होता है। खैर ये तो भ्रष्टाचार वाला पॉइंट अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, बट ऊपर के जो 6 पॉइंट है वो आप ऐड कर सकते हैं, आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है? ये हो जाता है। फिर आपका ये निष्कर्ष आ जाता है, ये, और निष्कर्ष के बाद आपका ये हो जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए, ठीक है? तो ये हो जाता है थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका पॉइंट आता है ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है, पहले आप ये बताएंगे। डिजिटल इंडिया मिशन क्या होता है, आप ये बताएंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड, CSC कस्टमर सर्विस पॉइंट, वो कस्टमर सर्विस सेंटर जो होता है हमारे आसपास भी, आपके घर के आसपास भी होगा, CSC, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए थे, ठीक है? CSC का मतलब एक कैफ़े जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, फॉर्म भरने के लिए, गवर्नमेंट द्वारा काम करने के लिए, ठीक है? फिर ऑनलाइन सेवाएं आ जाती हैं, G2C सेवाएं आ जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है, और समावेशी शासन आ जाते हैं। ये पॉइंट जो है आप फिल कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है, फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। फिर आपका एक और क्वेश्चन जो है रिपीट होता है बार बार, तो उसको देखते हैं। प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर निबंध लिखिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? बिना किसी लैंग्वेज चेंज करे बार बार पूछा गया है, 2 बार रिपीट हुआ है अलग अलग पेपर में, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रशासन में नैतिकता के महत्व के ऊपर आपको निबंध लिखना है, मतलब राइट एन एस्से ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, प्रशासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत नैतिकता या फिर जो इथिक्स है उनका क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है उससे रिलेटेड। फिर आपके पॉइंट आ जाती है, जैसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए किसमें, जो लोग प्रशासन व्यवस्था में है उनमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है, अगर कोई व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अपनाता है तो, ठीक है? जनता का विश्वास बढ़ता है लोगों के ऊपर। सपोज करिए, देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है? आपने कई सारे ऑफिसर्स देखे होंगे जो कि क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है? जो ईमानदार होते हैं वो ना किसी से रिश्वत लेते हैं, ना वो चाहते हैं कि कोई और रिश्वत ले, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर सामने वाला उन्हें रिश्वत ऑफर भी करता है अपना काम कराने के लिए, स्टिल वो मना कर देते हैं और उसका काम नहीं करते और ना ही रिश्वत लेते हैं। ऐसे देखने को कम मिलेंगे, मैं मानता हूँ बिल्कुल, ठीक है? ये ऐसा समय है जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला क्या कहते हैं, ईमानदार है या नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक है? तो ये तो हमें स्थिति में पता चलता है। तो क्या है कि जब व्यक्ति अपने जो नैतिकता है उस चीज को अपनाता है, तो
वो क्या करता है, वो चाहता है कि काम सही प्रकार से हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे हो, ठीक है। तो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नैतिक प्रशासन में अधिकारी अपने कार्य ईमानदारी से करता है, निजी लाभ और पद का दुरुपयोग दुरुपयोग नहीं करता। ये सिर्फ कुछ लोगों पर लागू होता है, हर किसी पे नहीं, ठीक है। आज के समय में तो आप लोगों ने इन न्यूज़ पे हर रोज ही देखते हैं कि कुछ भी इतना बुरा हाल है कि कोई हद ही नहीं है, ठीक है। फिर भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नैतिकता से काम करता है तो प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ता है, ठीक है। वो उत्तरदायित्व और जवाबदेही के प्रति वो होता है, निष्पक्ष निर्णय निर्माण करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है वो व्यक्ति, और सुशासन को बढ़ावा देता है। तो ये सारी चीज़ें वो करता है अगर कोई व्यक्ति नैतिकता से कार्य करता है, तो मतलब इथिक्स का फॉलो करके काम करता है। ये आपका जो है निष्कर्ष हो जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन। देन आपके मेन पॉइंट्स, इन पॉइंटों को भी अगर आप एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्ट तो आपके लिए ईजी रहेगा। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीट होता है, वो वन टाइम रिपीट हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि लोकायुक्त विशेष संदर्भ में भारत में लोकपाल प्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द ओबुड्समान सिस्टम इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ लोकायुक्त, ठीक है। ओबुड्समान सिस्टम जो है उसके बारे में, ओबुड्समान जो सिस्टम है उसके बारे में रेफरेंस देके, लोकायुक्त का रेफरेंस देके आपको बताना है। तो इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका उदाहरण जो एग्जाम इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है। पहले में आप पॉइंट में बता सकते हैं लोकपाल प्रणाली का अर्थ क्या होता है, ठीक है। लोकपाल प्रणाली एक स्वतंत्र शिकायत निवारण व्यवस्था है जो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायत के ऊपर जांच करती है। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं लोकायुक्त की अवधारणा क्या होती है। अवधारणा क्या है कि लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करने वाले लोकपाल हैं जो राज्य प्रशासन और मंत्रियों के खिलाफ क्या करते हैं, शिकायत की जांच करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि उदाहरण के लिए कि भाई कोई व्यक्ति, मतलब मैंने कोई शिकायत करी, ठीक है, मतलब किसी काम के लिए एप्लीकेशन करी। अब क्या हुआ कि भाई मेरा जो काम है वो हो नहीं रहा है, ठीक है। मैंने शिकायत भी करी पर मेरी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद मैंने एक आरटीआई फाइल करी ताकि मेरे को पता चले कि मेरा काम कहाँ फंस रहा है या मेरी फाइल कहाँ फंस रही है, तो भी मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। अब जब इतना कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, एक ओबुस्मान में एक एप्लीकेशन डालूंगा। तो वो जो लोग बैठे हैं, ठीक है, लोकपाल जो बड़े लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो मेरी शिकायत पढ़ेंगे और पूछेंगे उस व्यक्ति से कि हाँ भाई इस व्यक्ति का काम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई काम फंस रहा है तो आप ओबुड्समान सिस्टम में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका ऑप्शन दिया गया है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर लोकायुक्त की स्थापना आप ये बता सकते हैं, लोकायुक्त के कार्यों के बारे में बात कर सकते हैं, लोकायुक्त जो है स्वतंत्रता के बारे में बात कर सकते हैं, लोकायुक्त और जवाबदेही से रिलेटेड, लोकायुक्त और सीमाएं। ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताया ना, सही पॉइंट है। इन पॉइंट्स को पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, इजीली आंसर बनाकर लिख पाएंगे, ठीक है। ये हो जाता है, फिर आपका ये निष्कर्ष हो जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के लिए देखिए, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद ये आपके पॉइंट हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद ये आपका आखिर में कंक्लूजन है, ये हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, और मतलब अन्य क्वेश्चन में आते हैं तो एक और क्वेश्चन आपका रिवाइज होता है जो कि रिपीट होता है। वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेट करता है आपका सोशल राइट थ्रू पब्लिक पॉलिसी, लाइक राइट टू फूड, एम्प्लॉयमेंट, ऑल वेरिएशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें खाद्य सुरक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार के विशेष संदर्भ में सक्रिय सार्वजनिक नीति के माध्यम से सक्षम सामाजिक अधिकारों का परीक्षण आपको करना है, ठीक है। सामाजिक अधिकार जो है उनका परीक्षण आपको यहाँ पे करना है। तो ये हो जाता है आपका जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है। उसके बाद पॉइंट में आप यहाँ पे बता सकते हैं, पहला पॉइंट, सक्रिय सार्वजनिक नीति की अवधारणा क्या है। ये अवधारणा क्या है, सरकार स्वयं पहल करके योजनाएं बनाती है ताकि नागरिकों को न्यूनतम जो है जीवन स्तर मिल सके, मतलब जो बेसिक नीड्स होती है वो उनकी पूरी हो सके। सक्रिय सार्वजनिक नीति ये होती है, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं, कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं ताकि जो नागरिक है उसको जो चीज़ जरूरी है ना जीवन के लिए वो तो उसे मिल ही सके, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें आ जाते हैं आपके खाद्य सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री में या फिर कुछ पैसों में जो है अनाज उपलब्ध कराती है उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो है के माध्यम से खाद्यान्न को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। पोषण और जीवन सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा नीति कुपोषण और भूखमरी को कम करने में सहायक रहती है। रोजगार का अधिकार मिलता है,
मनरेगा जो थी अब तो खैर शायद बंद कर दी गई है, ठीक है, मेरे को इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, पर मनरेगा स्कीम थी उसका नाम चेंज कर दिया गया है या तो, ठीक है। तो वो, और आखिरी पॉइंट आता है आपका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से 1 से लेकर 7, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, इन पॉइंट को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर हो जाता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष के बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये ये आपके एक पहला पॉइंट, और ये दूसरे से लेकर 5वां पॉइंट 7वें तक, और फिर आपका कंक्लूजन, ठीक है। आपका एक और क्वेश्चन रिपीट होता है, वो है ग्रामीण भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए करने में जो मनरेगा ने मुख्य भूमिका निभाई है, उसके ऊपर आपको बात करनी है। जो मनरेगा स्कीम लाई गई थी, ठीक है, वो जो आप कह सकते हैं ना स्कीम, उस स्कीम ने क्या काम करा लोगों को ग्रामीण, मतलब गाँव में बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। मनरेगा का एक तो पहला पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये मनरेगा लाया गया था, ठीक है, इसको लागू किया गया ताकि गाँव में जो लोग हैं, ठीक है, उनको काम मिल सके और उनकी जो आय है वो सुरक्षित हो सके, मतलब उनकी जो सैलरी है वो सुरक्षित हो सके। अब इसके बारे में पॉइंट आपका बनता है, पहला पॉइंट बनेगा रोजगार की कानूनी गारंटी। मतलब मनरेगा ग्रामीण परिवारों में 100 दिन तक रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा क्या करता है, गांव में जो लोग रह रहे हैं जिनके पास काम नहीं है, उनको साल में 100 दिन तक काम करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो पैसा कमा सके। तो ये कंफर्म है, ठीक है, ये कहा गया था। ग्रामीण बेरोजगारी की कमी, ठीक है, स्थानीय स्तर पर काम मिलने से पलायन और बेरोजगारी जो हुई कम हुई। आय सुरक्षा, मजदूरी से गरीब परिवार की न्यूनतम आय जो हुई सुनिश्चित हुई। स्थानीय विकास कार्य, सड़क, जल संरक्षण, भूमि सुधार जैसे जो कार्य हैं वो किए गए थे। महिलाओं की भागीदारी हुई, गरीबी उन्मूलन में योगदान मिला, और सामाजिक सुरक्षा का साधन, ये सारी चीजें मनरेगा के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर ये आपका निष्कर्ष हो जाता है, फिर ये आपका इंग्लिश में आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ये आपके पॉइंट, और पॉइंट के बाद कंक्लूजन। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीट होता है, जो कि है नागरिक चार्टर या फिर सिटीजन चार्टर, ठीक है। ये मतलब हिंदी में नागरिक चार्टर कहते हैं, इंग्लिश में सिटीजन चार्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें इसके बारे में, तो इसका ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, मतलब ये शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना, आपको सिर्फ छोटा सा जो पैराग्राफ बेस्ड आंसर है वो लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद 2-4 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे और निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसको पूरा का पूरा पैराग्राफ वर्जन में लिख सकते हैं, चाहे तो आप जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है, फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। एक क्वेश्चन और आपका रिपीट होता है, वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू एजुकेशन का, ठीक है। उसका भी सेम ही आंसर लिखा जाएगा, सेम तरीके से जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं जो कि पैराग्राफ में ही लिखने होते हैं, ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखना होता। पर चाहे तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चाहे तो आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। शिक्षा के अधिकार के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद कुछ पॉइंटों को बता देंगे यहाँ पे, जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को शिक्षा मिलना अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें, फ्री शिक्षा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और इससे निष्पक्षता और बाल श्रम की कमी होती है, बाल श्रम की कमी होती है, शिक्षा सामाजिक समानता और जागरूकता को बढ़ाती है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपका एक और क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है, उसको देखते हैं। तो सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा के अधिकार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। मतलब सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में, मतलब समाज में जो कल्याण का काम करती है वो है शिक्षा का, शिक्षा, तो ठीक है। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या करता है, सामाजिक एक टूल की तरह काम करता है समाज में कल्याण करने के लिए। तो इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका, मतलब थोड़ा सा आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो राइट टू एजुकेशन होता है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद आप पॉइंट में लिखेंगे, पहला आता है संवैधानिक आधार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है, जिससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन जाती है। शिक्षा क्या है, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसे संविधान के द्वारा मिला है, कोई उसे छीन नहीं सकता, तो ये हो जाता है। दूसरे में आप लिख सकते हैं सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है शिक्षा के माध्यम से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। ड्रॉप आउट दर की कमी हुई थी, जब शिक्षा का अधिकार मिलता है तो उससे क्या होता है, ड्रॉप आउट दर की कमी हुई, बच्चे जो स्कूल छोड़कर चले जाते थे उनकी संख्या में कमी आई। उसके बाद राज्य की जिम्मेदारी रहती है, सरकार पर स्कूल, शिक्षक, बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डाली गई थी। फिर सीमाएं और
जो चुनौतियां थी वो, और 7वां पॉइंट आपका बनेगा सामाजिक कल्याण का साधन। ठीक है, इन पॉइंट को आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए इजी रहेगा आंसर बना के लिखना। फिर आपका आ जाता है निष्कर्ष। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद 1 से 7 पॉइंट। ठीक है, और आपका कंक्लूजन, ये हो जाता है। फिर आपका एक और क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है, वो है आपका डिजिटल इंडिया मिशन से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब है कि आपको उसके बारे में जो है टिप्पणी करनी होगी संक्षिप्त वर्णन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जो कि हमने बताया। उसके बाद आप कुछ पॉइंट जो है एक्सप्लेन कर देंगे उसके बारे में, और अपना निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पढ़ पढ़ के समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, ये कोई बहुत बड़े आंसर नहीं है या बहुत बड़े वो नहीं है, आप इनको एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, डिजिटल इंडिया मिशन पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपका बड़ा वाला है। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक निबंध लिखना है, और ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो फॉर्मेट सेम ही है, निबंध में आपको ज़्यादा कंटेंट लिखना होगा, टिप्पणी में आपको कम कंटेंट लिखना होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका निष्कर्ष हो जाता है थोड़ा सा। इसमें आप जो निबंध है उसमें आप ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है ये बता सकते हैं। फिर आईसीटी जो है उसका उपयोग किया गया, सेवा मंडल लाए गए जिसमें G2G, G2C, G2B, G2E ये लाए गए थे। फिर चौथे में आप बता सकते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही, ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार कम हुआ था। स्मार्ट प्रशासन, स्मॉल मोरल अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट जो है प्रशासन व्यवस्था लाई गई। छठे में आप बता सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडर, ई लोकतांत्रिक, ई वोटिंग जैसे उपाय लाए गए थे। और फिर सातवां आ जाता है नागरिक सुविधाएं, सेवाएं किसी भी समय और कहीं से भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं। फिर ये आ जाता है आपका निष्कर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है। फिर आता है आपका एक और क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में शॉर्ट नोट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, सेम फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन देंगे, उसका क्या उद्देश्य है, ग्रामीण और शहरी कवरेज कितना होता है, मृत और शिशु स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें, और प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा जो है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। छठे में आप बता सकते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे कि आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को बढ़ावा मिला, और रोग नियंत्रण जैसे टीबी, मलेरिया, अन्य संक्रामक रोग जो है उनकी रोकथाम हुई थी। तो ये सारी चीज़ें फिर आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाता है आपका आंसर, देख सकते हैं ये। एक और क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, वो है जीरो आधारित जो जीरो बेस बजटिंग या फिर शून्य आधारित बजट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है। शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब से यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, टॉपिक के ऊपर आपको खुद में खुद ही लिखना होगा। तो ये हो जाता है। सबसे पहले आप जीरो बेस जो बजट होता है वो क्या होता है पहले आप ये बताएंगे। शून्य से शुरुआत होती है, हर खर्च का औचित्य होता है, पिछले बजट पर निर्भरता नहीं होती, प्राथमिक निर्धारण किया जाता है, अपव्यय पर नियंत्रण, प्रबंधन में सुधार, और सातवां आ जाता है उत्तरदायित्व बढ़ावा। ठीक है, ये पॉइंट जो है इन पॉइंटों को पढ़िएगा। इन पॉइंटों के बारे में आप, अगर आप ये वाले पॉइंट इतने भी पढ़कर जाते हैं, इतना भी लिख देते हैं ना पैराग्राफ बनाकर, तो भी आप लोग अच्छे नंबर जो है लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अगला एक और क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, वो है कैबिनेट सचिवालय या फिर जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो सॉरी, अब ये हम सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं। अब आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि नॉन रिपीटेड है। ठीक है, ये मतलब रिपीट नहीं हुआ है, ये एक एक बार पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड अपनी किताब में टॉपिक जो है जानकारी प्राप्त जरूर करके जाइएगा। हम लोग इसको प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, तो वहाँ जाके आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि वन टाइम रिपीट हुए हैं, बट जिनके आने के चांसेस थोड़े बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत है। जिसमें कि 3 बार ये वाले टॉपिक रिपीट हुए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर 2 बार ये वाले टॉपिक रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एक बार आपके ये वाले टॉपिक, एक बार जो है ये वाले रिपीट हुए हैं। तो आप इनको पढ़ के जाइएगा, यहाँ पे आपके जो है कंप्लीट जो नोट्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ने की, आप लोग जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर इस सब्जेक्ट के नोट चाहिए
जो कि हमारे कंप्लीट बुक के नोट थे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उन नोट्स में आप लोगों को कंप्लीट सब्जेक्ट की डिटेल, हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करिएगा, हम लोग आपको बता देंगे। टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाइए चेकआउट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन माय चैनल गाइस।